हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे कि ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं। स्पेशली हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। हमारी बॉडी में वैसे तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हमें एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में पढ़ना है। ये सारे ग्लैंड्स कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, क्या असर छोड़ते हैं। अगर ये हार्मोन से जरूरत से ज्यादा अगर सीक्रेट हो जाते हैं तो क्या बीमारियां शरीर में आती हैं, और अगर इनका सीक्रेशन कम होता है यानी कि ये अंडर सीक्रेट होते हैं तो हमारे शरीर में क्या बीमारियां आती हैं, इसको हम ब्रीफली आज इस वीडियो में देखेंगे। फिर जो इसके बाद मेरा जो अपकमिंग वीडियोस आएगा उसपे हम हर एक ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ 4 ग्लैंड्स ही हमारे सिलेबस में है एज पर आईसीएससी बोर्ड। तो एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द हार्मोन्स एट अ ग्लांस। ये जो टॉपिक है वो आईसीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है और अदर एजुकेशनल बोर्ड्स में भी है। इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ग्लैंड्स? सबसे पहले तो ग्लैंड्स होते क्या हैं? ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैले रहते हैं। ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे हेड हो, नेक रीजन हो, ब्रेस्ट रीजन हो, है ना, किडनीज हैं, हर हर जगह हमारे ग्लैंड्स रहते हैं। तो ग्लैंड्स होते क्या हैं? ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ कुछ प्रकार के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। वो सब्सटेंस हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंस डाइजेस्टिव जूसेस भी हो सकते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या स्वेट भी हो सकता है यानी कि पसीना, है ना, टीयर्स यानी आंसू भी हो सकते हैं, सलाइवा यानी थूक जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, और मिल्क भी हो सकता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स कुछ वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ ना कुछ प्रकार के सब्सटेंस को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये ग्लैंड्स हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हर ग्लैंड अलग अलग प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। है ना, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, release substances into a duct or opening to the inside or outside of the body। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनसे जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इनका जो भी सीक्रेशन होता है, वो डक्ट्स द्वारा शरीर के अंदर या शरीर के बाहर आता है। ठीक है, मतलब इनका जो भी चीज इन्होंने बनाई उसको ले जाने के लिए डक्ट होती है, यानी कि एक नली या वेसल होती है जो कि जैसे तुम्हारा ऑर्गन, जिस ग्लैंड, सपोज करो ये एक ग्लैंड है, इसने कुछ चीज बनाया, कुछ चीजें इसने सीक्रेट करी। अब इस सीक्रेशन को ले जाने के लिए इनमें से निकली हुई कोई डक्ट होगी, है ना। जैसे पेनक्रियास एक ग्लैंड होता है तो पेनक्रियास से एक डक्ट निकलती है जो कि पेनक्रियाटिक जूस को ले जाती है, राइट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को बनाते हैं और उन सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर या तो लेके जाते हैं या बॉडी के बाहर वो रिलीज करते हैं, लेकिन इनको ले जाने के लिए डक्ट्स इनके पास होती है। क्या फंक्शन होता है? ये हो सकता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में के काम में आए, या हमारी स्किन और आईज को प्रोटेक्ट करने के काम में आए, या कभी-कभी जो कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो मदर्स को हेल्प करते हैं अपने बेबीज को फीड करने में बाय प्रोड्यूसिंग ब्रेस्ट मिल्क। एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि वो ग्लैंड्स जिनका सीक्रेशन को कैरी करने के लिए डक्ट होता है ना, नलियों के द्वारा वो अपना सीक्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, पेनक्रियास इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्चुअली पेनक्रियास जो है वो तो मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होता है और ये एंडोक्राइन भी होता है। वो हम डिटेल में आगे देख रहे हैं। जो स्पेसिफिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा बनाते हैं और हमारे मुंह में पाए जाते हैं। और सलाइवा क्या होता है? थूक, है ना। जो थूक हमको आता है, जो सलाइवा आता है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं। और ये एक प्रकार का
क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इनमें से डक्ट्स निकली रहती है, सलाइवरी ग्लैंड से ऐसे नलियां निकली होंगी, इस तरीके से डक्ट हो गई और उससे सलाइवा आके मुंह में आता है। उसी तरीके से स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि पूरी स्किन में फैले रहते हैं, है ना, और इससे स्वेट यानी पसीना निकलता है। सीबम होता है, सीबम के जो ग्लैंड होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, वो सीबम सीक्रेट करता है और ये सीबम हमारी स्किन को ऑयली रखता है ताकि वाटरप्रूफ बनी रहे और हमारे स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या फंगल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा लैक्रिमल ग्लैंड जो होते हैं वो आईज में होते हैं और जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस डायग्राम में दिखाया है अलग अलग प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड वो क्या सीक्रेट करते हैं। तो आईज में लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो टीयर्स सीक्रेट करता है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सीक्रेट करता है, पूरी स्किन में हमारे स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो स्वेट और सीबम को सीक्रेट करते हैं। स्टमक में सीक्रेट होता है, बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ब्रेस्ट में तुम्हारा मिल्क सीक्रेट होता है, तो वो जो ग्लैंड्स पाए हो जाते हैं वो मिल्क को सीक्रेट करता है। लिवर में बाइल जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज में भी पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट होते हैं, उसी तरह के इंटेस्टाइन में भी, इंटेस्टाइन में जो सीक्रेट होता है वो म्यूकस होता है, उसका भी अपना ग्लैंड होता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका सीक्रेशन को कैरी करने के लिए डक्ट होती है और ये जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फैले रहते हैं और ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप लिख सकते हो सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, तुम्हारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमको डिटेल में एक्चुअली पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होता है ना? तो एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बनते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि पीनियल ग्लैंड, थाइमस, ओवरी, टेस्टिकल्स इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। उसी तरह से तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स मिलके, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। They make hormones and release them into your bloodstream। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्चुअली जो सब्सटेंस बनाते हैं उन हॉर्मोन्स कहते हैं और ये हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। जो इन ग्लैंड्स के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर डायरेक्टली ये हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास ऐसा कोई भी, जैसे ये ग्लैंड है इसमें से कोई भी डक्ट नहीं निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से डक्ट नहीं निकलेगी। इसके बजाय क्या होगा, इसका अंदर अंदर का जो सीक्रेशन है वो इसके आसपास जो ब्लड वेसल है उसमें आके ये डायरेक्टली एंटर कर जाता है, डक्ट इसको ले जाने के लिए नहीं होती है। तो इसलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, चूंकि इनमें डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं इसलिए डक्टलेस कहलाते हैं, है विदाउट डक्ट्स। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ले जाने के लिए, उनके सीक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट्स प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए वो डक्ट ग्लैंड कहलाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, उन उसको कैरी करने के लिए कोई डक्ट्स नहीं होती हैं, इसलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस कहलाते हैं। जो सब्सटेंस रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड उनको हम हार्मोन्स कहते हैं और ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये असर डालते हैं। प्रॉपर अमाउंट में जब ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते हैं तो बहुत से जो लोग होते हैं वो डॉर्फ यानी कि बोने रह जाते हैं, उनकी हाइट प्रॉपरली नहीं बढ़ती है या बहुत जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं जैसे खली, है ना। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो गया तो उनकी हाइट हेल्थ जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है, जरूरत से ज्यादा वो लंबे चौड़े हो जाते हैं। अगर अंडर सिक्रीशन हो जाता है तो वो जरूरत से कम डेवलप हो पाते हैं, जिनको हम बोना बोलते हैं या डॉर्फ बोलते हैं। तो एक फंक्शन तो यही दिख रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वो खाते हैं तो भी वो पतले रहते हैं, है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो जो भी खाते हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, कोई भी चीज एज अ फैट स्टोर नहीं होती है। देखिए कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो भी खाते हैं उनकी बॉडी में स्टोर होने लगता है और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैटी लेयर बढ़ने लगती है, फैट या ओबीज होने लगते हैं। मेटाबॉलिक रेट क्या होगा आपकी बॉडी का, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, वो भी आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं।
उसी तरीके से हमारा मूड स्विंग होता है। कभी-कभी हम बड़े हैप्पी मूड में होते हैं, कभी-कभी हमको एकदम बिना बात के ही गुस्सा आ रहा होता है, हम चिड़चिड़े होते हैं, है ना? कभी हमको एंग्ज़ायटी होती है तो कभी हम बिल्कुल ही मस्त-मौला मूड में रहते हैं। तो हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो मूड बदलते हैं, ये भी हार्मोन्स ही इनको इसके लिए भी हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कभी भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो हम एकदम से एंग्ज़ियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं या कोई चीज़ अगर हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो हमको चिड़चिड़ापना आने लगता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में उस तरह के हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि मूड को बदल देते हैं। ठीक है? तो एक फंक्शन तो ये भी हो गया कि हार्मोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी देखते हैं, हमारा मूड भी सेट करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी हो सिचुएशन के हिसाब से। रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प होता है ना? कि हम जो रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है बॉडी का उसको रेगुलेट करने में भी हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब बॉडी तैयार हो जाती है तो टाइम से स्पर्म्स रिलीज होते हैं मेल्स में, फीमेल्स में एग्स बनते हैं। तब जाके अगर मेटिंग होती है तो वो रिप्रोडक्शन होता है और एक हेल्दी बेबी जन्म ले पाता है। तो किस किस टाइम पे ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजों का भी रेगुलेशन कौन करता है? हार्मोन्स करता है। तो ये तो बेसिकली हमने 4 मेन फंक्शंस इसके देख लिए। इसके अलावा भी वो बहुत सारे फंक्शंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं जिसको हम देखेंगे वन बाय वन। इसके पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में आखिर डिफरेंसेस क्या हैं, है ना? आपने पहले देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे बस ये है, इसने हार्मोन सीक्रेट किया, ये हार्मोन डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल्स में आ गया, है ना? इसको अलग से कोई डक्ट नहीं निकली है, इसमें से कोई नली नहीं निकली है। जबकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड आप देख रहे हो, ये ग्लैंड है, इसको ले जाने के लिए एक नली, ये डक्ट है जो कि इसको सिस्टम को सरफेस तक लेके आ रही है ना? जैसे कि इन्होंने स्वेट ग्लैंड दिखाया, स्वेट ग्लैंड में स्वेट प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको ले जाने के लिए ये डक्ट है और वो फिर स्किन के सरफेस में आए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस कहलाते हैं, मतलब विदाउट डक्ट। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं या सीक्रेट करते हैं उसको हम स्वेट बोल सकते हैं। स्वेट ग्लैंड स्वेट सीक्रेट करता है और बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं। स्टमक में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करता है। जो सेबेशियस ग्लैंड होता है वो सीबम सीक्रेट करता है ना? तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो अलग अलग चीजें सीक्रेट करते हैं और जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अलग-अलग ग्लैंड अलग-अलग प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करता है। इनका नाम अलग होता है, इनका फंक्शन अलग होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के केस में जो भी सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाते हैं। इस डायग्राम में देख रहे हो जो भी प्रोडक्ट सीक्रेट हुआ डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ गया। जबकि जो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसका जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स होता है वो इंटरनल ऑर्गन या एक्सटर्नल सरफेस में आता है थ्रू डक्ट्स, है ना? जैसे यहाँ पे तो स्किन की सरफेस में आ रहा है ना? तो डक्ट ही निकली होती है। जैसे तुम्हारा जो स्वेट ग्लैंड है वहां से उसमें इससे एक नली निकली होगी, एक डक्ट निकली होगी जो स्वेट को स्किन की सरफेस में लेके आ रही है। जो एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के वो है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, है ना? और जो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है वो आप कह सकते हो ईसोफेगल ग्लैंड्स है, लिवर है, स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, ठीक है ना? और मिल्क मैमरी ग्लैंड्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ द टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड जरूरी नहीं है आज रिलीज हुआ तो आज ही इसका काम है। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे जैसे बच्चों की अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार की ग्रोथ होती है ना? तो जरूरी नहीं है, मतलब वो जो चीजें रिलीज करते हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। अभी आपने बहुत ज्यादा रनिंग कर ली तो एकदम से स्वेट ग्लैंड आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत सारा पसीना आपको आने लगेगा। आपने एकदम से कोई स्वादिष्ट खाना देखा या बड़े अच्छी खाने की खुशबू आई, तुरंत आपका सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और सलाइवा प्रोड्यूस होने लगेगा जिसको हम कहते हैं अरे मुंह में पानी आ गया, या माउथ वाटरिंग जिसे कहते हैं। तो क्या कहना मतलब है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं शॉर्ट टर्म एक्टिविटी करते हैं, उसी वक्त कुछ बदलाव आए और वो ग्लैंड एक्टिवेट हो गया और उसने सीक्रेशन सीक्रेट कर दिया। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी होती है उसका असर देखने में थोड़ा लंबा समय लगता है कि अगर प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं तो बच्चे की जो हाइट होती है और जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर होता है, और अगर इनका जो सीक्रेशन कम या ज्यादा होता है तो उसकी ग्रोथ में वो असर देखने को मिल जाता है। ठीक है?
एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो मेन फंक्शन होते हैं, हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखती है, ये मेन फंक्शंस है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन आप कह सकते हो सिर्फ रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, है ना। जैसे जैसे हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली या रनिंग कर ली या ऐसे एक्टिविटी कर ली, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन हमारे शरीर में आ गया, तो हमारे अंदर बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो लेकिन हम बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसको कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए क्या होता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको पसीना आने लगता है, स्वेट रिलीज होने लगता है। और जब पसीना आता है तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर की हीट भी बाहर लेके आ जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर जितना मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन हो जाता है, और हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है स्वेटिंग के आने से, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक फंक्शन ये हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, राइट। अब चूंकि हमारे जो सिलेबस में है, भले आप आईसीएसई बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या अदर एजुकेशन बोर्ड के हैं, मेन जो 10th क्लास में आपका जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में देखने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, है ना। और हार्मोन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सीक्रेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन का सीक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सही अमाउंट पर सही टाइम पे सीक्रेट होने चाहिए, तभी हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पिट्यूटरी है, पेनक्रियाज है, ओवरी है, टेस्टिकल्स, एड्रिनल, थायराइड ग्लैंड। सारे के सारे ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो मेन ग्लैंड्स, जो 4 ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे कि एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी और पेनक्रियाज, हम इन्हीं चारों ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन एक एक ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में आपको देख रहे हो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो जो सीक्रेट हो रहे हो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, जबकि आपके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका सीक्रेशन डक्ट में जाता है और फिर वो सरफेस में आता है। तो ये जो ये तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, फिर ये ग्लैंड से निकली हुई डक्ट है और फिर ये उस सरफेस पे ये आ रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हार्मोन जाते हैं टारगेट ऑर्गन के पास, जहां पे इनको असर करना होता है, और जिस प्रकार का जो असर करना होता है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट ये शो करते हैं। नीड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, क्यों बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की क्या जरूरत है। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज लगातार होती रहती हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इनके बीच में अच्छा तालमेल हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, हर एक्टिविटी प्रॉपर टाइम पे हो और एक करेक्ट सीक्वेंस में हो, तो हमारी बॉडी फंक्शन कर पाएगी। अगर ये तालमेल बिगड़ेगा तो क्या होगा, बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो जैसे हमने अपने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम्स के हाथ में होता है, नर्वस सिस्टम होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस में, जिसमें डिस्कस इसको में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और ये सारी एक्टिविटीज सही टाइम पे हो और सही सीक्वेंस में हो, इसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। और इस कोऑर्डिनेशन को कौन देखता है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का देखता है। जैसे कि हमारी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एग्जांपल ले लो, हमारी बॉडी के अंदर जब फूड होता है, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड होता है, तभी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। अगर आपका पेट खाली होगा तब अगर ये जूसेस सीक्रेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो अंदर की जो स्टमक की लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी, उसमें अल्सर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग जूसेस होते हैं। लेकिन अगर हमारे जब इंटेस्टाइन में, स्टमक में जब खाना होता है और उस वक्त ये जूसेस सीक्रेट होते हैं, तो क्या होता है, वो यही जूस उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सिग्नल मिल जाता है बॉडी को कि अरे अब आपने खाना खा लिया, आपके स्टमक में या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खाना पहुंच गया है, तो ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे जैसे खाना अपनी अलग अलग लोकेशन पहुंचता जाता है, वहां वहां डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने लगते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक्टिविटी को प्रॉपर टाइम में और करेक्ट सीक्वेंस में होना जरूरी है। कोई चीज पहले और कोई चीज बाद में होगी तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। Though this kind of regulation is done to some extent by the nervous system, it is also brought about by chemical regulators called hormones, that is to stir up, to excite,
पुट इनटू एक्शन। जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है सिस्टम का, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते ही है, साथ साथ में हमारे केमिकल रेगुलेटर्स जो होते हैं, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, वो भी इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नर्वस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में और हार्मोन्स के कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, और हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड जो तुम्हारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो इस वाले डायग्राम में भी आप ध्यान से देख लो कि बहुत सारे ग्लैंड्स दिखा रहे हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड दिखा रहे हैं, फिर ये हाइपोथैलेमस दिखा रहे हैं, फिर ये पिट्यूटरी है ब्लू वाला दिखा रहे हैं, पैराथायराइड ऊपर वाला, नीचे वाला थायराइड दिखा रहे हैं, थाइमस इस जगह होता है, एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर होते हैं, है ना। फिर ओवरीज, फीमेल में जो ओवरीज होती है उनके अंदर ओवरी ग्लैंड्स होते हैं। मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिक उसमें मेल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। Hormones क्या होते हैं? Hormones are secretion from specific cells or glands in the body and are carried to all parts by the blood, but their effect is produced in one or more specific part that it target organs only। तो बहुत important चीज है कि तुम्हारा जो hormones होते हैं वो एक specific secretions हैं और उनको specific cells ही produce करते हैं। मतलब जो secretion तुम्हारा pineal gland करेगा वो पैराथायरॉइड नहीं करेगा। मतलब हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन स्पेसिफिक होता है, जो वो सिर्फ और सिर्फ वही ग्लैंड सीक्रेट करता है। और ये जो भी सीक्रेशन होता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली किसमें एंटर कर जाते हैं? ब्लड में। लेकिन ये हार्मोन सिर्फ उसी ऑर्गन में असर करते हैं जिनमें इनको असर करना है। भाई ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में से सर्कुलेट होता रहता है और उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हार्मोन्स इतने स्पेसिफिक होते हैं कि जहां पर उनको असर करना है वो वही जाके असर करेंगे, बाकी जगह वो इनएक्टिव रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हार्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक, है ना। उन्हें पता रहता है कि हमको किस चीज को जाके एक्टिवेट करना है। बाकी वो ब्लड में ऐसे शांति से घूमते रहेंगे, वो कुछ नहीं असर करेंगे। लेकिन वो अपनी जब राइट पोजीशन पहुंचते हैं तो जो काम उनको सौंपा गया होता है वो काम वो वहां पर कर देते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स आर सीक्रेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर कैरीड टू ऑल पार्ट्स बाय द ब्लड, बट देयर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। तो हार्मोन्स स्पेसिफिक सेल्स या ग्लैंड्स के सीक्रेशन है जो पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होते हैं, और वो उसी पार्ट पे असर करते हैं जिस पार्ट पे उनको असर करना है। Most hormones are secreted by special glands, the endocrine glands, meaning secrete internally, also called ductless gland, because their secretion are poured directly into the blood and not through any special duct। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट होते हैं। एंड मतलब होता है इनसाइड, क्राइन का मतलब होता है सेपरेट, यानी कि अंदर, सीक्रेट इंटरनली, ये शरीर के अंदर ही सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, मतलब इनमें से कोई डक्ट नहीं निकलती है, और इनका जो भी सीक्रेशन, जो भी चीजें ये बनाते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आके एंटर कर जाती है। ब्लड इसको अपनी प्रॉपर लोकेशन तक ले जाता है, ठीक है। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने जो भी बनाया, जो भी सब्सटेंस को सीक्रेट किया, वो डायरेक्टली ब्लड में आ जाएगा और फिर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो जहां इसको पहुंचाना होगा वहां ये पहुंचा देगा ब्लड। Certain hormones are also produced from some such glands or body parts which otherwise have a different primary function. For example, stomach and duodenum। कुछ हार्मोन्स कुछ ऐसे ग्लैंड्स या बॉडी पार्ट से भी प्रोड्यूस होते हैं जो एक्चुअल में जिनका फंक्शन कोई और होता है, लेकिन वो कुछ प्रकार के हार्मोन्स को भी सीक्रेट करते हैं, जैसे कि स्टमक और ड्यूडेनम। बेसिक इनका फंक्शन क्या है? इट एड्स इन डाइजेशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स है तुम्हारे, है ना। लेकिन ये कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं और फिर वो वाला फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम देखें कि हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं वेरियस एक्टिविटीज को, और नर्वस सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करता है। मैंने बताया था ना कि हार्मोन्स का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का तरीका अलग होता है और नर्वस सिस्टम का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का तरीका अलग होता है। हार्मोन्स अधिकतर स्लो होते हैं, है ना। ये नहीं कि अभी कोई हार्मोन रिलीज हुआ और अभी अभी तुमको असर देखने को मिल गया, नहीं। इसका जो एक्शन होता है वो यूजुअली स्लो होता है, जबकि नर्वस कंट्रोल तो एकदम रैपिड होता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल एकदम फटाफट जाता है ना, करंट एकदम तेजी से दौड़ता है, उसी तरीके से जो नर्वस सिस्टम का जो इम्पल्स होता है वो भी इमीडिएट और रैपिड करता है। तो जो नर्वस कंट्रोल होता है वो रैपिड होता है, जबकि हार्मोनल कंट्रोल को हम कह सकते हैं स्लो होता है। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो केमिकल कंट्रोल होता है, मतलब ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू द ब्लड, क्योंकि आपको पता है कि हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड के द्वारा
एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। जबकि जो नर्वस कंट्रोल है वो इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रांसमिट होता है ना। आपको पता है कि आपके नर्व फाइबर्स के एंडिंग में जो साइनेप्स क्रिएट होता है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं और वो इम्पल्स को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक ले जाते हैं। तो ये सब चीजें विद इन सेकेंड्स हो जाती हैं, इसलिए बहुत जल्दी इलेक्ट्रोकेमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से आपके नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। जबकि हार्मोन्स आपके केमिकल सब्सटेंस है और ये ट्रांसमिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। जो हार्मोन्स होते हैं अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स और वाइड स्प्रेड इन द बॉडी। हार्मोन्स पूरी बॉडी में स्प्रेड रहते हैं और पूरी बॉडी में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं और जाके ये जो हार्मोन्स है जिस ऑर्गन पे इनको असर करना है वहां असर करते हैं। जबकि तुम्हारा नर्वस कंट्रोल का जो असर होता है वो लोकल होता है, अफेक्ट्स ओनली द पर्टिकुलर मसल और ग्लैंड, है ना। एक पर्टिकुलर मसल और ग्लैंड जिसके लिए उन्होंने मैसेज भेजा है नर्वस सिस्टम में, वही मसल और वही ग्लैंड एक्टिवेट होता है नर्वस कंट्रोल के केस में। जबकि हार्मोनल कंट्रोल के केस में ये इसका असर डिफरेंट ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, हार्मोन्स का जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग दोनों हो सकता है हार्मोन का असर कुछ ही देर के लिए है और हो सकता है लंबे समय तक है, जीवन भर रहा है इसका असर। जबकि नर्वस कंट्रोल का जो असर होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बस सिचुएशन ओवर हुई और इसका असर भी खत्म हो गया। जितनी देर की सिचुएशन रहती है उतनी देर में वो असर हो जाता है। सपोज करो जैसे ही आपने कुछ गर्म चीज छुई और आपने आपका क्या हुआ कि आपने एकदम से हाथ उससे हटा लिया, जैसे वो गर्म चीज वहां से हट जाएगी तो आपका वो जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो नर्वस कंट्रोल होता है वो शॉर्ट लिव होता है जबकि हार्मोनल कंट्रोल तुम्हारा लॉन्ग लास्टिंग होता है। हार्मोनल कंट्रोल का असर आपकी ग्रोथ में देखने को मिल सकता है ना, कि आपकी ग्रोथ अच्छे से है या कम है या ज्यादा है। जबकि नर्वस कंट्रोल का कोई असर ग्रोथ पे नहीं होता है ना, हमारी लंबाई कितनी होगी या नहीं होगी वो उसका नर्वस कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता है। जो हार्मोनल होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ना, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं हार्मोन्स। जबकि नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का। ठीक है, ये इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस से हार्मोन्स में कोई बदलाव नहीं आते। आप सोच रहे हो कि हाँ ये हमको ये चीज पहले भी एक्सपीरियंस हो चुकी है तो इस प्रकार के हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है हार्मोन के कंट्रोल में। जबकि नर्वस कंट्रोल मॉडिफाई हो जाते हैं हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस में। अगर कोई घटना हमारे साथ पहले घट चुकी है तो हमारा नर्वस सिस्टम फिर उस हिसाब से क्या होता है परफॉर्म करता है ना। सपोज करो जैसे कि हमने पिज्जा खा चुके हैं और हमको पिज्जा का टेस्ट अच्छा लगा, तो जब हम दोबारा पिज्जा देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। तो यार ये पास्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन अगर हमने कभी पिज्जा खाया ही नहीं होता तो क्या हमको पिज्जा को देख के पानी आता हमारे मुंह में? बिल्कुल नहीं आता। तो जो नर्वस कंट्रोल है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है। जबकि जो तुम्हारा हार्मोनल कंट्रोल है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कंट्रोल नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंसेस है, अच्छे से याद करना है, एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, दो चार इसमें पूछ सकते हैं, है ना। तो आप आराम से लिख दो कि जो हार्मोनल कंट्रोल है वो स्लो है, नर्वस कंट्रोल रैपिड है। हार्मोनल कंट्रोल केमिकली थ्रू ब्लड होता है, ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड, जबकि नर्वस कंट्रोल इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू नर्व फाइबर्स एंड केमिकली अक्रॉस साइनेप्सेस, है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ये नर्व फाइबर्स के अंदर ट्रांसमिट होता है और जबकि साइनेप्सेस में केमिकली या न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में होता है। जो हार्मोन होता है वो अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, जबकि जो नर्वस कंट्रोल होता है वो अफेक्ट ओनली द पर्टिकुलर मसल्स और ग्लैंड। तो ये बाकी के और डिफरेंसेस है हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल में। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ऑब्वियसली सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिस्टम बनाते हैं उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स आ जाएंगे जो कि बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड और ग्लैंडुलर सेल्स व्हिच ब्रिंग अबाउट द ओवरऑल कॉमन फंक्शंस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। बॉडी का केमिकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए जितने भी ग्लैंड्स बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उनको हम वो सारे मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सबके सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, मतलब प्रॉपर टाइम और प्रॉपर सीक्वेंस में ये काम करते हैं। दे एक्टिवेट ईच अदर एंड वर्क एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन, है ना। अपने अपने में काम नहीं करते, वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस
प्रॉपर टाइमिंग में काम करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। और ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग एन ओवरऑल कॉमन फंक्शन। सिस्टम मतलब होता है वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में क्या आ जाएगा? आपका माउथ भी आ जाएगा, आपका ईसोफेगस आ जाता है, फिर स्टमक आ जाता है, लिवर आ जाता है, पैनक्रियाज आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। उसी तरीके से जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है ना? ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम वो होता है, सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं कि जो कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, वो सारे ग्लैंड्स आ जाएंगे जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में और प्रॉपर टाइमिंग में कोऑर्डिनेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। राइट? जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है हार्मोन्स की? सबसे पहले तो हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, नॉट इन द लिम्फ। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर दो सर्कुलेटरी मीडियम होते हैं। मेन सर्कुलेटरी मीडियम तो ब्लड होता है और दूसरा लिम्फ होता है। जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे ये हार्मोन जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें हार्मोन्स बने, हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं। कभी भी हार्मोन्स आपके लिम्फ वाले सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर नहीं करता है। हार्मोन्स हमेशा ब्लड स्ट्रीम में रेगुलेट करते एंटर करते हैं और फिर ब्लड इसको अलग अलग हिस्से में ले जाएगा। आप सपोज करो ये इस वाले एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट कर दिया ब्लड में, अभी ब्लड ट्रैवल कर रहा है बॉडी के अलग अलग हिस्से में। अब जब जाके इसको अपना टारगेट ऑर्गन दिख जाएगा, जैसे ये या ये, तब जाके ब्लड वेसल से ये जो हार्मोन है वो उस टारगेट ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाएगा और जो काम करने के लिए आया है वो काम वहां पे वो कर देगा। राइट? तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में एंटर होते हैं, इसको ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होती है। दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मींस, है नहीं? क्योंकि हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको केमिकल मींस के द्वारा रेगुलेट करते हैं। दे अफेक्ट द एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो एंजाइम सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं। यानी कि एंजाइम सिस्टम क्या होता है? जो कि किसी भी फंक्शन को फास्ट कर देता है, काम फटाफट हो जाता है उसके होने से। जिस तरीके से हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं ना कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी तरीके से एंजाइम्स होते हैं वो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये जो तुम्हारा हार्मोन है एक तरीके से एंजाइम की तरह बिहेव करता है। दे एक्ट ऑन अ टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स यूजुअली अवे फ्रॉम द सेल्स। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं हार्मोन्स, ये अपने ही सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट ऑर्गन या सेल में जाके ही ये एक्ट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और ये टारगेट ऑर्गन कहीं पे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टारगेट ऑर्गन अगल बगल होंगे। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है माथे पर है और उसका असर आपको बॉडी के अलग अलग हिस्से में चाहिए, हैंड्स में भी चाहिए, लेग्स में भी चाहिए, स्टमक में भी चाहिए, तो और नेक में भी चाहिए, तो फिर वो क्या होगा? अपने अलग अलग टारगेट ऑर्गन में जाके ये काम करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टारगेट ऑर्गन अलग अलग पोजीशन पे लोकेटेड रहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आसपास हो। तो दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स यूजुअली अवे फ्रॉम द सोर्स, अधिकतर वो सोर्स से दूर होते हैं। हार्मोन्स प्रोड्यूस इन वन स्पीशीज यूजुअली शो सिमिलर इन्फ्लुएंस इन अदर स्पीशीज। जो हार्मोन्स एक स्पीशीज में प्रोड्यूस हुए हैं वो वही असर दूसरी स्पीशीज में भी करेंगे। ग्रोथ हार्मोन का जो असर एक स्पीशीज में होगा वही असर उसका दूसरी स्पीशीज में भी होता है। दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इतने इफेक्टिव होते हैं ना कि बहुत कम मात्रा में ही इनकी जरूरत पड़ती है, जरा से ही बहुत काफी होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। बायोलॉजिकली ये बहुत एक्टिव होते हैं। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन इज एक्टिव इवन इन अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 पार्ट इन 30 करोड़ पार्ट्स। मतलब इतना सोचो 30 करोड़ पार्ट्स में आपको 1 पार्ट ही, इतना सा ही एड्रेनलिन काफी है इतना बड़े पार्ट के लिए। राइट? बहुत छोटी सी क्वांटिटी में इसका रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए तो अगर इसकी क्वांटिटी जरा भी ज्यादा होती है, कम होती है, तो हमारे शरीर में इसका असर देखने को मिल जाता है। जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकली हार्मोन्स होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पेप्टाइड्स, दूसरे होते हैं अमाइन्स और तीसरे होते हैं स्टीरॉइड्स। जो पेप्टाइड्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, है ना? जैसे कि इंसुलिन। और पेप्टाइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं। जो अमाइन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आपका एड्रेनलिन, ये भी वाटर सॉल्युबल है। पेप्टाइड्स और अमीन्स दोनों के दोनों वाटर सॉल्युबल है, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो स्टीरॉइड्स होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है,
जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इसका एग्जांपल है, और ये लिपिड सॉल्युबल होता है, मतलब पानी में नहीं डिसॉल्व होता है, फैट या लिपिड में डिसॉल्व हो जाता है ना। तो जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और इसका एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन होता है, और ये जो तुम्हारा होता है लिपिड सॉल्युबल होता है, राइट। तो आप कह सकते हो कि हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। पेप्टाइड्स जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। अमाइंस जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। तीसरा होता है स्टीरॉइड्स जो कोलेस्ट्रॉल से बने रहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, और ये लिपिड सॉल्युबल होता है। देयर एक्सेस सीक्रेशन, एक्सेस सीक्रेट, जब हार्मोन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होता है तो उसको हाइपर सीक्रेशन या ओवर सीक्रेशन कहते हैं, और अगर ये जरूरत से कम सीक्रेट हुआ, मतलब इसकी डेफिशिएंसी हुई, तो उसको हाइपो सीक्रेशन या अंडर सीक्रेशन कहते हैं। और हाइपो सीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन या अंडर सीक्रेशन और ओवर सीक्रेशन दोनों के बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। मतलब हार्मोन सही मात्रा में ही रिलीज होना चाहिए। इसका ओवर सीक्रेशन भी खतरनाक है, इसका अंडर सीक्रेशन भी खतरनाक है, क्योंकि आपने देखा कि बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, जरा सी क्वांटिटी में ही इनका असर काफी देखने को मिल जाता है। हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स बॉडी में कभी स्टोर नहीं होते हैं, इनका काम हुआ तो बाकी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होता है हार्मोन। तो अब इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन पूछी जाए, कह दें क्वेश्चन में पूछ लें कि डिफाइन हार्मोन, तो क्या बोलोगे? हार्मोन इज अ सीक्रेशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी which is poured into blood and which acts on the target organs or cells of the same individual, bringing about coordination between distant parts of the body। तो पूरा कवर कर लिया। हार्मोन सीक्रेशन है कुछ ग्लैंडुलर पार्ट्स के, बॉडी के ग्लैंडुलर पार्ट्स के, और ग्लैंडुलर पार्ट क्या हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, है ना। हार्मोन सीक्रेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, जो कि अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, और वो जाके टारगेट ऑर्गन में ही जाके एक्टिवेट होता है, और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कोऑर्डिनेशन को बैठाता है। हर चीज इन्होंने कवर कर ली। हार्मोन इज अ सीक्रेशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी which is poured into blood and which acts on the target organs or cells of the same individual, bringing about coordination between different parts of the body, right। तो जैसे ये एंडोक्राइन सेल है, इसने हार्मोन्स बनाया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाला, अब ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये हार्मोन्स पूरी बॉडी में घूम रहा है। जैसे ही इसको अपना टारगेट ऑर्गन दिखा, ये ब्लड स्ट्रीम से निकल के उस टारगेट ऑर्गन में चला गया, यहाँ से निकल के फिर टारगेट ऑर्गन में चला गया, अपना काम किया, और बात खत्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो कोऑर्डिनेट कर देता है। नाउ द प्रिंसिपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी हैव बीन शोन। जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, वो है एड्रिनल ग्लैंड 1, पैनक्रियास 2, थायराइड ग्लैंड 3rd, एंड 4th इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा और जो ग्लैंड होते हैं वो है पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड गोनैड्स। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 4 हैं, एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी। तो इसी को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्विकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, इसका क्या एक्शन होता है, और इसके क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसके ओवर सीक्रेशन और अंडर सीक्रेशन से। फिर डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसको देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एड्रिनल ग्लैंड्स देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है, इस तरीके से कैप लगी रहती है। इसके 2 हिस्से होते हैं, बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला एड्रिनल मेडुला कहलाता है। जो बाहर का जो कैप है, बाहर का जो लेयर है वो कॉर्टेक्स कहलाती है, और अंदर का जो ब्राउन वन दिख रहा है आपको, ये मेडुला कहलाता है। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है वो क्या करती है, वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? एक एल्डोस्टेरोन, जिसको हम मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। दूसरा ये ग्लूको कॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है, जिसको हम कॉर्टिसोल या कॉर्टिस्टेरियन भी बोलते हैं। और तीसरा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी कि एड्रिनल और एंड्रोजन सीक्रेट करता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल या कॉर्टिस्टेरियन एंड एड्रिनल एंड एंड्रोजन्स, ठीक है। क्या एक्शन करते हैं ये लोग? जो एल्डोस्टेरोन होता है ये रेगुलेट करता है प्लाज्मा सोडियम और पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन को। कितना प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में कितना सोडियम पोटेशियम और का कॉन्सेंट्रेशन होना होता है, ये कौन करता है रेगुलेट? आपका एल्डोस्टेरोन। जो कॉर्टिसोल या कॉर्टिस्टेरॉन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को।
जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं जिसको एड्रिनल या एंड्रोजेंस कहते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल। मेल्स में जो जैसे दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, जो छाती पे बाल आ जाते हैं या वॉइस क्रैक हो जाती है, इस तरह के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल्स में आते हैं उसको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल करता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट हुए हैं अगर वो जरूरत से कम है, मतलब उनका अंडर सीक्रेशन हुआ है, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको एडिसन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर यही हार्मोन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाते हैं तो दूसरी बीमारी हो जाती है जिसको हम एड्रिनल विरलिज्म कहेंगे। इसको भी हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आपका जो एड्रिनल मेडुला है वो जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो कौन सा है? एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन तो तुम्हें पता ही है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है और हमको प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट करने के लिए सिचुएशन में, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पैनक्रियास। ये इस तरीके से होता है, ये तुम्हारा है, ये दिख रहा है, ये पैनक्रियास है। ठीक है, पैनक्रियास के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता है तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और कौन सी भी डायबिटीज आती है, डायबिटीज मेलिटस है, कहते हैं ना डायबिटीज हो गई, इनको शुगर बहुत ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है कि उनका इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उनकी ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो लो नहीं हो पा रही है, वो बढ़ गई है, इसलिए इसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और ये कौन देखता है? बीटा सेल्स देखते हैं पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसी तरीके से जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन का लेवल चेक करते हैं। ये रेजेस ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, अगर ग्लूकागॉन अच्छे से सीक्रेट नहीं होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा और दूसरी डायबिटीज जो आती है जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं। तीसरा होता है आपका डेल्टा सेल जो कि सोमैटोस्टेनिन को सीक्रेट करता है। हालांकि ये वाला जो हार्मोन है हमको स्टडी नहीं करना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन की जो सीक्रेशन है उसको रोकता है, उसे कम करता है, इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। लेकिन डिटेल में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। थर्ड जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। ये 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तो थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। इनमें से थायरॉक्सिन सिलेबस में है जबकि कैल्सिटोनिन सिलेबस में नहीं है। थायरॉक्सिन क्या करता है? ये टिश्यू मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में भी इसका रोल रहता है। अगर ये जरूरत से कम सीक्रेट होता है तो ग्वाइटर हो जाता है। आप देखते हो गले में इस तरह की सूजन देखने को मिलती है ना, ये ग्वाइटर हो जाता है। क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन एंड मिक्सिडीमा इन एडल्ट। चिल्ड्रन में एक बीमारी होती है इसको क्रेटिनिज्म कहते हैं और मिक्सिडीमा यानी कि चेहरे पे सूजन आ जाती है, चेहरे हाथ वगैरह में, है ना। तो अगर जरूरत से कम सीक्रेट होता है थायरॉक्सिन तो ये सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगर जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाता है थायरॉक्सिन तो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। इसमें ऑप्थैल्मिक यानी कि आईज बॉल्स होती है, प्रोट्रूड आती है, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बड़ी आंखें हो रही हैं, बाहर को निकल रही हैं आंखें। तो जब थायराइड जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होता है तो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर होता है जिसमें आई बॉल्स आपके चेहरे के से बाहर को दिखती हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखने लगती हैं, है ना। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, आपको मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है और आपको रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी सी होती रहती है। ठीक है, कैल्सिटोनिन आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका एक्शन, इसका क्या मेन फंक्शन होता है कि प्रमोट्स मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। ब्लड से आयंस, कैल्शियम के आयंस को बोन्स तक पहुंचाता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है। अगर सपोज करो आपको कैल्सिटोनिन प्रॉपर मात्रा में नहीं आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी क्योंकि बोन्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ब्लड से। इसके अलावा जो फोर्थ ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस डायग्राम में देखो एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये कितने 6 हार्मोन सीक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, जीएच, जो कि रिलेटेड रहता है हमारी बॉडी की ग्रोथ से। अगर ये कम सीक्रेट होगा तो बच्चे बौने रह जाएंगे, उनकी हाइट कम रह जाएगी, इसको हम डॉर्फिज्म कहते हैं। जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाती है, इसको हम गिग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है ना। और एक्रोमिक बचपन में जब से ज्यादा हाइट दिखे तो गिग्नेटिज्म कहते हैं और बड़े में जब दिखती है तो उसको एक्रोमिगेली कहते हैं। जैसे खली है ना, तो खली की हाइट देखा है कितनी बड़ी है, मतलब उसके केस में ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया होगा जिसकी वजह से उनकी हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है और उनके चेहरे पे एक अलग अलग तरीके से फीचर्स दिखते हैं, जैसे जॉ लाइन बहुत डिफाइन हो जाती है, स्क्वायर फेस हो आता है, तो इसको एक्रोमिगेली कहते हैं।
नेक्स्ट हार्मोन है जो पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, वो है प्रोलैक्टिन, और ये लैक्टेशन यानी कि मिल्क फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो जो जो नर्सिंग मदर्स होती हैं जिनका बेबी हुआ होता है हाल ही में, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं जो मदर्स, उनके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होता है, और उस मिल्क का प्रोडक्शन कौन देखता है? प्रोलैक्टिन, है ना। अगर ये सही मात्रा में होगा तो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल्क सीक्रेट होता है, और ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट क्वांटिटी में बच्चे को मिलता है। अगर ये अंडर सिक्रीशन होता है तो प्रोलैक्टिन, हाँ, तो लैक्टेशन कम होता है, और बच्चे को फिर हमको टॉप फीडिंग भी देनी पड़ती है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट मात्रा में नहीं बनता है। तीसरा जो हार्मोन है वो है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम ACTH कहते हैं। इन सब के शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं, MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ACTH जो हार्मोन होता है, इसका सीक्रेशन, स्टिमुलेट सीक्रेशन फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स का सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH होता है, वो थायरॉक्सिन के सीक्रेट को रेगुलेट करता है कि कितनी थायराइड सीक्रेशन होना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH भी कहते हैं, ये क्या करता है? फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स और ईस्ट्रोजन सीक्रेशन को देखता है, और मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस को देखता है। ये क्या होता है, ये हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप टर्म्स को सुन लो कि टर्म्स ये होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जिसको LH कहते हैं, ये फीमेल्स में ओव्यूलेशन को देखता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है। जबकि जो मेल्स में ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन यानी कि सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसको सीक्रेट करता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी अंडर तो एक बीमारी आती है, इसको कहते हैं पिगमेंटेशन, जैसे एडिशन डिजीज होती है। इसमें क्या था, इस तरह के आप देख रहे हो हाथ में मतलब काले काले से निशान बन रहे हैं, नाखून में काले काले से निशान बन रहा है, तो ये कब होता है? जब आपको एडिशन डिजीज हो जाती है, यानी कि पिगमेंटेशन की शिकायत हो जाती है, और वो इनमें से किसी हार्मोन के ओवर सिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। किस हार्मोन की वजह से होता है वो अभी हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, वो दो प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है, एक तो वासोप्रेसिन, जिसको हम ADH कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन। वासोप्रेसिन क्या करता है? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी से और वाटर को रीएब्जॉर्ब करना, ये प्रोसेस को वो कर देता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स कॉजिंग राइज इन द ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। वासोप्रेसिन सही से सीक्रेट अगर नहीं होता है, अंडर सीक्रेशन होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस की शिकायत हो जाती है, मतलब हमारी ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। अगर ये ओवर सीक्रेशन इसका हो गया, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है वासोप्रेसिन, तो क्या हो जाता है? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो करता है यूट्रीन मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब लेबर पेन होते हैं और बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, तो जो यूट्रीन की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को कौन रेगुलेट करता है? ऑक्सीटोसिन, है ना। तब जाके फिर बेबी डिलीवर होता है नेचुरली, राइट। तो ये हमारे सारे हार्मोन्स है एट अ ग्लांस, लेकिन इनको डिटेल में हम देखने वाले हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो हमको 10th क्लास के हिसाब से सिर्फ 4 ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ना है, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी और पैंक्रियास, ठीक है। इसके अलावा हमको नहीं पढ़ना है, तो हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, इसी को देखेंगे इनके क्या एक्शन होते हैं, और इनके ओवर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन से क्या बीमारी होती है, यही क्वेश्चन उसमें बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, राइट। थैंक यू।